मॉर्निंग बच्चों, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और आज हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना है, जिसको कि हम कहते हैं गासियन सरफेस। किसी भी चार्ज को जब हम लेते हैं और उसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस के थ्रू, उसको देखने के लिए सबसे पहले हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं, उसी को गासियन सरफेस कहते हैं। ये गासियन सरफेस के बारे में हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस है? एक ऐसा सरफेस जिसको हम मान लेते हैं। कैसा सरफेस? एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? एनी हाइपोथेटिकल surface which encloses a charge in it। कोई ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस जिसमें कोई चार्ज हो, वो क्या कहलाता है? आपका गॉसियन सरफेस होता है। और ये जो सरफेस होता है वो कैसा सरफेस होता है? क्लोज्ड सरफेस होता है। कैसा सरफेस? क्लोज्ड सरफेस। दिस सरफेस इज ऑलवेज ए क्लोज्ड सरफेस। इसको हमने अलग से लिख दिया है क्योंकि क्लियर रहे। आप यहाँ पर भी एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं, क्लोज्ड, इससे भी क्लियर हो जाएगा। क्लोज्ड लिखने से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा सरफेस जिसमें कोई एक चार्ज इनक्लोज्ड हो और वो क्या हो? सरफेस क्लोज सरफेस हो, तो वो सरफेस क्या कहलाएगा? गासियन सरफेस। अब इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर गॉस लॉ को या गॉस थ्योरम को डिफाइन करेंगे और उसको प्रूव करेंगे। गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट से। ये आपका जो गॉस थ्योरम है वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस के थ्रू जो होता है और जो उसमें चार्ज इनक्लोज है, इसके बीच की रिलेशनशिप को देता है। और अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो स्टेटमेंट होगा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface is 1/epsilon naught times the charge enclosed by the closed सरफेस। इसी क्लोज्ड सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी नाम दे सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस के थ्रू, क्लोज सरफेस के थ्रू, वो क्या होगा? 1/epsilon naught टाइम्स होता है जो भी चार्ज इंक्लोज करता है वो आपका सरफेस। इसका मतलब क्या है? अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू व्हाट? 1/epsilon naught इंटू चार्ज enclosed by the surface। और अगर इसको लिखें तो फाई ई विल बी इक्वल टू क्यू, अगर चार्ज इंक्लोज्ड है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस
में अगर कोई चार्ज Q इंक्लोज है तो उसके लिए ये क्या होगा 1/ε0 टाइम्स होगा जो चार्ज इंक्लोज होगा उसके। अब इसके प्रूफ के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर में गॉस का लॉ जो है आपका वो प्रूफ कैसे होगा। इसके लिए हम एक सरफेस लेते हैं, इजी होने के लिए हम एक स्फेरिकल सरफेस को लेंगे। सपोज़ करिए ये कोई सरफेस है आपका, एक स्फेरिकल सरफेस है और ये इसकी रेडियस जो है वो क्या है r है, r रेडियस का स्फेरिकल सरफेस है और आपने यहाँ पर आपका एक Q चार्ज रखा हुआ है। Q चार्ज के आसपास आपने क्लोज सरफेस को कंसीडर किया है, इसी को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। इसको हमने एज्यूम कर लिया है, हाइपोथेटिकली मान लिया है, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है इस चार्ज से, r। स्फेयर है मतलब चारों तरफ इसके ये है r दूरी पर, और यहाँ पर एक छोटा सा हम सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं ds। ds आपका रेडियली आउटवर्ड होगा और यहीं पर आप देखें ध्यान से तो आपका जो फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से वो भी क्या होगी, बाहर की ओर ही होगी और आपके एरिया वेक्टर ds के डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब क्या है, इस ds जो आपका एरिया वेक्टर ds है और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। हम इसके प्रूफ की बात कर रहे हैं तो हमको पता है कि किसी भी सरफेस के थ्रू जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds, इसके बराबर होता है। और अगर आप ध्यान दें तो E बराबर आपने क्या पढ़ रखा है, 1/4πε0, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। अगर किसी चार्ज Q की वजह से जनरेट हो रही है तो Q/r², जो दूरी है इस चार्ज की इस पॉइंट तक जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देख रहे हैं, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E। और अगर आप ds को देख रहे हैं तो ds एरिया एलिमेंट की वजह से जो phi होगा वो क्या हो जाएगा, d phi विच इज़ इक्वल टू E इंटू ds विच इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू ds। हमने पहले बता रखा है आपको कि थीटा यहाँ पर क्या है, 0 है, इसलिए सिंपली हमने EDS लिखा है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर में जब हमने एक छोटे एरिया एलिमेंट पर देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है तो वो d phi आया। अगर हम पूरे इस स्फीयर के लिए, होल सरफेस के लिए, गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम कंसीडर करें तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E किसके बराबर हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ d phi। और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू ds। और ये सारी क्वांटिटीज़ आपकी बाहर आ जाएंगी, Q/4πε0 बाहर आ जाएगा इंटू r², और आपका बचेगा क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। आपने यहाँ पे मान क्या रखा है कि ये एक स्फीयर है, कैसी रेडियस का, r रेडियस का। तो आपका ये जो होल सरफेस का आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको जो सरफेस, पूरा सरफेस मिलेगा वो किसके बराबर होगा, 4πr² के। इसका मतलब क्या है, आपका क्लोज इंटीग्रल ds विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 4πr²। अगर आप इसको यहाँ पर पुट करें तो आपका phi टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, phi इंटू Q/4πε0r² इंटू 4πr²। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r², देन phi विल बी इक्वल टू Q/ε0। और यही आपका क्या है, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ है। यहाँ से आपको पता चलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस के थ्रू जो होता है वो आपके टोटल चार्ज जो कि सरफेस ने इंक्लोज कर रखा है उसके 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है। अब इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं गॉस लॉ के बारे में, तो यही से आपको एक कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ रखा है, उसको भी यहाँ से निकाला जाता है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू। और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई आपका टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इसके बराबर भी होता है, और यही क्या है आपका गॉस लॉ है। इन दोनों का यूज़ करके हम कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं, आपका गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए हम एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं। इस स्फेरिकल सरफेस के लिए एक आइसोलेटेड चार्ज Q है, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। अगर ये Q आपका आइसोलेटेड चार्ज है और हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया है, गॉसियन सरफेस ले लिया है जो कि स्फेरिकल शेप में है, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, r है। सपोज़ करिए यहाँ पर कोई एक एरिया एलिमेंट ds है। हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रेडियली आउटवर्ड होगी, और एरिया वेक्टर भी आपका रेडियली आउटवर्ड ही होगा। इट मीन्स योर ds and E is in same direction. Thus if E and ds is in same direction, or area vector or your electric field is in same direction, then the dot product E dot ds will be equal to E into ds। हम यहाँ पर E ds का ही यूज़ अप करेंगे, ठीक है। सपोज़ करिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो आपका फर्स्ट इक्वेशन से आपका क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। अगर आप पूरे सरफेस के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक एरिया एलिमेंट के लिए फ्लक्स हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, डी फाई ई के बराबर। तो अगर आप पूरे सरफेस के लिए, फॉर होल सरफेस अगर आप बात करें, पूरे गॉसियन सरफेस के लिए बात करें, फॉर होल गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई विच इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस। ठीक है, यहाँ से आप फाई ई लिख लेंगे और ई डी एस, ई आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस विच इज़ इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सपोज़ करिए इक्वेशन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, और यही फाई ई आपका किसके बराबर है, गॉस लॉ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, यूजिंग इक्वेशन 2 और गॉस लॉ इन इक्वेशन 3। अगर हम इसका यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो आपका E क्या आ जाएगा, E विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसको किसी इक्वेशन का नाम दे सकते हैं 4th इक्वेशन अगर ये है। अब ये आपके क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज़ करिए यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है जिस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E लग रही है। तो अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर Q नॉट रखा हुआ है तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू isolated charge Q is F is equal to Q naught into E।
अब अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 5 दें नाम, तो फ्रॉम 4 and 5 वी हैव, हमको क्या मिलेगा, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर इंटू Q नॉट, या F बराबर आपका क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर, और यही आपका क्या है, कूलॉम्स लॉ। तो आपने देखा कि हम सिंपली एकदम इजीली आप निकाल सकते हैं क्या, कूलॉम्स लॉ को अपने गॉस लॉ से, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे पूछा भी जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है और टेस्ट्स में भी पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।